क्या आप भी यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन जानना चाहते हैं कि आखिर ये एग्जाम है क्या, इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, इससे आपको क्या फायदे होंगे और इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस कैसा रहेगा, ये सब मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट RR 24/7 को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो देखिए, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या है यूजीसी नेट का एग्जाम। सबसे पहले नंबर 2, इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, इसकी मिनिमम अपर एज लिमिट क्या है, एग्जाम शेड्यूल क्या रहता है और एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस क्या है, ये सब आपको आज की इस वीडियो में पता लगेगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो बात करें अगर कि ये एग्जाम है क्या, तो NTA UGC NET exam is an exam which is used to determine the eligibility of a candidate to become an assistant professor or a research fellow in India। इसका मतलब है इंडिया में किसी भी डिग्री कॉलेज, प्राइवेट, गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, लेक्चरर बनने के लिए ये वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो आपको चाहिए। ये उस चाबी की तरह है जो आपके लेक्चरर बनने के सपने के ताले को खोलेगा और इस चाबी के बिना जो है आप उस दरवाजे को नहीं खोल पाएंगे। ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर आप इंडिया में एक रिसर्च फेलो बनना चाहते हैं तो उसके एंट्री लेवल जो पोजीशन है वो है जूनियर रिसर्च फेलो या फिर JRF। तो किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ अगर आप रिसर्च फेलो बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको मिनिमम UGC नेट या JRF का अवॉर्डी होना ज़रूरी है। ये आपकी जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे इस एग्ज़ाम को पहले जो है UGC खुद जो है कंडक्ट करा रहा था, लेकिन दिसंबर 2018 से इसको NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवा रही है नेशनल लेवल पे CBT मोड में। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में इसमें जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस एग्ज़ाम की जो वैलिडिटी है, अगर हम UGC नेट एग्ज़ाम की बात करें तो इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। यानी अगर आप मान लीजिए 23 साल की उम्र में भी ये नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो 50 साल की उम्र में भी किसी पॉइंट पे जाके आप इसी डिग्री को यूज़ कर सकते हैं अपनी जॉब एप्लीकेशन में। JRF की वैलिडिटी 2 साल की रहती है। जिस दिन से आपका रिजल्ट आया है उस दिन से 2 साल के भीतर इस एग्ज़ाम, इस डिग्री की जो है आपकी वैलिडिटी आपके पास रहेगी। साथ ही साथ ये भी मान के चलिए कि ये जो एग्ज़ाम है ये नेट का एग्ज़ाम है या फिर जो JRF है, इसकी जो वैलिडिटी है वो नेशन वाइड रहती है। इसका मतलब अगर आपने दिल्ली में बैठ के ये एग्ज़ाम दिल्ली में दिया था और आपके पास डोमिसाइल दिल्ली का है और आप कल को केरला जाके जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपका नेट का सर्टिफिकेट आपके लिए वैलिड रहेगा। नेशनल वैलिडिटी है इसकी, नेशन वाइड वैलिडिटी है। दूसरा सवाल सबसे बड़ा कैंडिडेट्स का यहाँ पे ये रहता है कि इस एग्ज़ाम की क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो अगर मैं बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं तो जिस सब्जेक्ट में आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, मोस्ट आइडियली उसी सब्जेक्ट में आपके पास एक मास्टर्स की डिग्री हो विद अ मिनिमम ऑफ एग्रीगेट 55% स्कोर्ड। मतलब मान लीजिए मैं इंग्लिश की लेक्चरर बनना चाहती हूँ तो मैंने किसी भी इंडिया की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपनी MA इंग्लिश या उसकी इक्विवेलेंट डिग्री की हो जिसमें मेरे जो पूरे 2 साल यानी 4 सेमेस्टर्स का जो रिजल्ट है उसका एग्रीगेट मार्क्स जो है वो एटलीस्ट 55% होना चाहिए। इसका मतलब अगर मेरा एग्रीगेट 54.99% बन रहा है तब भी मैं एलिजिबल नहीं होंगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है इसकी वो रिक्वायरमेंट है 55% की है। लेकिन हाँ, 5% रिजर्वेशन, 5% का रिलैक्सेशन मिलता है हमारे SC ST डिफरेंटली एबल्ड और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को। ठीक है, ये आपको मिनिमम जो है यहाँ पे मिलेगा। और विमेन कैंडिडेट्स को मैं यहाँ पे अलग से मेंशन करना चाहती हूँ। JRF की एज लिमिट में, JRF की एज लिमिट में विमेन कैंडिडेट्स को 5% 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। JRF की एज लिमिट में विमेन कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाता है।
तो अगर आपने जिस सब्जेक्ट में आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, या मोस्ट आइडियली आप उसी सब्जेक्ट में अपनी मास्टर्स करें। अगर वो सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट को आप लेके अपनी मास्टर्स कर सकते हैं, फिर आप उसी सब्जेक्ट में आगे जो है अपनी नेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। पर याद रखिए, जिस सब्जेक्ट में आपका नेट क्वालिफाइड है, आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाके उसी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी अगर मेरा नेट इंग्लिश में क्वालिफाइड है तो मैं सोशियोलॉजी की प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, वो अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा कैंडिडेट क्वेश्चन जो है वो ये रहता है कैंडिडेट्स का, कि अगर हम अभी भी मास्टर्स अपनी परस्यू कर रहे हैं, अभी तक रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं आया है, तो ऐसे में क्या हम अप्लाई नहीं कर सकते इस एग्ज़ाम के लिए? तो देखिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स की डिग्री परस्यू कर रहे हैं, आप बिल्कुल इस एग्ज़ाम के लिए बैठिए, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो जिस डेट पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, उस डेट से अगले 2 सालों के भीतर आपको जो है अपना मास्टर्स का जो फाइनल रिजल्ट है वो पेश करना पड़ेगा यूजीसी के आगे। ठीक है, मतलब एक बार प्रोविजनली आपको आपका रिजल्ट मिल ज़रूर जाएगा, लेकिन विद इन अ स्पैन ऑफ 2 years फ्रॉम द declaration ऑफ द रिजल्ट, यू हैव टू सप्लाई द यूजीसी विद योर फाइनल एग्रीगेट मार्क्स। एंड अगर उस वक्त आपके मार्क्स 55% से कम रह जाते हैं तो फिर आपकी नेट की जो डिग्री है उसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ये है आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस। आगे बढ़ते हैं। इस एग्ज़ाम की एज लिमिट के बारे में भी हमने बात की थी। एज लिमिट क्या है, किस एज लिमिट के लोग इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं नेट की बात करूं, नेट के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आप 60 साल की, 50 साल की, 40 साल की उम्र में भी जो है नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जूनियर रिसर्च फेलो या फिर जेआरएफ के लिए एज लिमिट है। जेआरएफ की एज लिमिट जो है पहले 30 थी, अब उसको बढ़ा के 31 ईयर्स कर दिया है। तो किसी भी जनरल मेल कैंडिडेट के लिए इंडिया में इसकी एज लिमिट जो है वो 31 है। फीमेल कैंडिडेट्स को अक्रॉस ऑल कैटेगरीज 5 years का रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया। इसी के साथ साथ जो आपकी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनको भी इसमें 5 years का आपको जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और अगर एज लिमिट की बात करें कि कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, तो जिस डेट को एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है उस महीने की पहली तारीख तक आपको जो है ये मिनिमम एज जो है अक्वायर करनी है। ठीक है, इसका मतलब अगर मान लीजिए जैसे इस बार जो हमारा एग्ज़ाम है वो 14 जून को कंडक्ट हुआ था इंग्लिश का, तो 1 जून तक मैं 36 ईयर्स तक ही हो सकती हूँ। अगर 1 जून तक मैं 37 ईयर्स की हो गई तो मैं इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाऊंगी, जेआरएफ के लिए मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगी। नेट के लिए ऐसी कोई अपर लिमिट नहीं है, ये एज लिमिट सिर्फ जेआरएफ के लिए है। ठीक है, उस महीने, जिस महीने एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है उस महीने की पहली तारीख तक जो मेल जनरल कैंडिडेट्स हैं वो 31 साल के नहीं हो 31 से ऊपर नहीं हो सकते हैं, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं और जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं वो 37 नहीं हो सकते हैं। तो ये आपका जो है यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट रहेगा। अब ये एग्ज़ाम जो है कितनी बार कंडक्ट होता है साल में, कब कब होता है, तो इसकी टाइमलाइन देखिए कुछ इस तरीके से रहती है कि एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है। एक रहता है इसका जून साइकिल जो अभी एनटीए कंडक्ट करवा चुका है। नेक्स्ट साइकिल जो है इसका दिसंबर में शुरू होगा, तो दिसंबर मिड में जो है ये एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। कभी कभी शेड्यूल की वजह से कुछ अप डाउन्स हो जाते हैं, बट एनटीए उसको जो है कवर अप कर लेता है। जैसे दिसंबर 2022 ये एग्ज़ाम नहीं हो पाया था तो उस एग्ज़ाम को इन्होंने फेब-मार्च साइकिल में कंडक्ट करवा लिया। उसके बाद जून साइकिल को एज इट इज़ शेड्यूल पे इन्होंने कंडक्ट करवाया, और अब बहुत ही जल्दी दिसंबर के महीने में जो है एक्सेप्शनली इस बार जो है 3rd साइकिल भी कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम रेगुलर साइकिल की बात करें किसी भी साल की, तो 2024 से आप यही मान के चलिए कि साल में 2 ही एग्ज़ाम, 2 ही साइकिल जो है इसी में एग्ज़ाम को जो है कंडक्ट कराया जाएगा। एग्ज़ाम का पैटर्न अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये एग्ज़ाम जो है ये सीबीटी मेथड में कंडक्ट होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। 4 ऑप्शंस हैं, आपको राइट आंसर पे टिक करना है। नो नेगेटिव मार्किंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। सो अगर आप देखें तो ये पूरा एग्ज़ाम 300 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चंस का। और ये 150 क्वेश्चंस का ऐसा डिवीजन है कि पहला जो पेपर है पेपर 1 उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, पेपर 2 जो है उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। पेपर 1 जनरल नेचर का है, तो 82, 83 जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इस वक्त यूजीसी के पास, इन सभी सब्जेक्ट्स के सभी कैंडिडेट्स ये पेपर 1 को देंगे कंपलसरी। एंड जो पेपर 2 है वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट का है, आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन का है।
पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट्स हैं और इसकी वेटेज है 50। तो अब से पहले ऐसा हो रहा था कि हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चंस आते थे, लेकिन जून साइकिल में देखा गया कि कुछ यूनिट से कम और कुछ यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। पेपर 2 की मैं बात करूं तो इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, कैरिंग 2 मार्क्स ईच, यानी 200 मार्क्स की इसकी वेटेज है। 10 यूनिट्स होती हैं सभी सब्जेक्ट्स में। ये आपके कंसर्न सब्जेक्ट का होगा और आपके कंसर्न सब्जेक्ट को होलिस्टिकली और होलसम वे में जो है ये कवर करेगा। अगर मैं बात करूं पेपर 1 की, बिकॉज पेपर 2 तो देखिए हर सब्जेक्ट का 82 सब्जेक्ट्स का अलग अलग है, तो इसके बारे में तो मैं इस छोटी सी वीडियो में बात नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ मैं आपको ज़रूर ये बता सकती हूँ कि पेपर 1 का सिलेबस कैसा रहता है। तो देखिए पेपर 1 जो है हमारे पास यहाँ पे ये पेपर 1 में हमारे पास जो है 10 यूनिट्स रहती हैं, ठीक है। ये 10 यूनिट्स जो हैं इनकी डिटेल्स हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मैं आपको जनरली बता दूँ ये हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, इसकी जो हमारी 10 यूनिट्स हैं वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि आपकी टीचिंग की नैक को जो है गेज करती है। रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि आप इस एग्ज़ाम से आगे एक स्कॉलर बनते हैं, रिसर्चर बनते हैं, रिसर्च फेलो बनते हैं, तो ये जो है आपके रिसर्च एप्टीट्यूड को जो है टेस्ट करती है। कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपको जो है क्वेश्चंस को आंसर करना है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है चेक किया जाएगा, ताकि देखा जा सके कि एज एन एजुकेटर या एज अ स्कॉलर आप अपने आइडियाज़ को इफेक्टिवली पुट अक्रॉस कर पा रहे हैं या नहीं। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ऑलमोस्ट वही टॉपिक्स हैं जो इंडिया के हर एंट्रेंस एग्जाम्स में होते हैं, बस ये लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में इसका लेवल जो है कंपैरेटिवली ईजी रहता है। यूनिट 6 है लॉजिकल रीजनिंग, अगेन जैसे बाकी एग्जाम्स में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको एक पाई चार्ट दे दिया जाएगा, बार ग्राफ दे दिया जाएगा, टेबल दे दिया जाएगा, तो उसमें से आपको जो है डेटा को इंटरप्रेट करके कैलकुलेशंस करके जो है राइट आंसर्स तक पहुँचना होगा। हमारे पास 7th यूनिट है यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ICT, जिसमें कि आपकी जो रिसेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं इन द फील्ड ऑफ IT, इंटरनेट, इनको चेक किया जाएगा, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज को देखा जाएगा, जो आज की तारीख में आप देखेंगे अगर तो काफ़ी ज़्यादा इंडिस्पेंसिबल है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। यूनिट 9 है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट aspect of our society by virtue of being a human and occupying this earth. Of course हमें environmental conservation के बारे में पता होना ज़रूरी है, pollution के types और various pollutants के बारे में जानना ज़रूरी है, millennial goals के बारे में, sustainable development goals के बारे में जानना ज़रूरी है, various commissions जो UN के हैं जिसके अंडर जो है हम environmental sustainability को pledge करते हैं उसके बारे में जानना ज़रूरी है, वो सब कुछ आप जो है इस यूनिट में कवर करते हैं। Last but not the least we have higher education system, because हम higher education सिस्टम को ज्वाइन करने वाले हैं इन द फ्यूचर इस एग्जाम को क्वालिफाई करके, तो इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है, जिसमें आपको बेसिक इंडियन पॉलिटी की नॉलेज के बारे में पता चलता है, साथ ही साथ इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, CBSE के बारे में, NCERT के बारे में, UGC के बारे में, साथ ही साथ जो हमारा हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके कई एलिमेंट्स जो है उसके सवाल जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपका पेपर 1 का सिलेबस है। पैटर्न भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, सारे एलिमेंट्स जो हैं हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। एक बार वापस चलते हैं, देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सो लाइक प्रॉमिस मैंने आपको बताया NTA UGC नेट एग्जाम क्या है, इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर बनने का मिनिमम ये हमारा एक एग्ज़ाम है जो आपको मिनिमम चाहिए इस वक्त, साथ ही साथ इसकी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एग्जाम का शेड्यूल, सिलेबस और पैटर्न हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC नेट ARA 24/7 को। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस एग्ज़ाम या इसके बैचेस के रिगार्डिंग और कोई भी जानकारी चाहिए देन यू कैन विजिट आवर official website ara247.com, or you can download our application ARA 24/7. I'm Professor Aishwarya Puri signing off. Take care. Bye bye.